हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, शिक्षक साथियों, डीएलएड एवं बीएड शिक्षकों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती अकादमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी यूपी टेट, सीटेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल शिक्षक भर्ती अकादमी से जुड़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आगामी सीटेट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो पर्यावरण अध्ययन का जो पोर्शन आपका आता है 30 अंक का, उसको मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। और आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पेपर जो आपका आता है उसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, उसका पैटर्न क्या रहता है, वो आप प्रीवियस क्वेश्चन को हल करके ही लगा सकते हैं। आप कंटेंट चाहे इतना पढ़ लें, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करते हैं तो फिर आप आगामी परीक्षा में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम केवल कंटेंट ही पढ़ लें और प्रीवियस क्वेश्चन पे पढ़ना लगाएं तो भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर हम केवल प्रीवियस क्वेश्चन ही करें और कंटेंट कुछ ना पढ़ें तब भी हमारे पास समस्या रहेगी। तो हमें दोनों को बैलेंस के रूप में लेकर के चलना है। तो यहाँ पर हम जो है सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अभिकथन एवं काल को ध्यान से पढ़ें। हमें अभिकथन और काल पर बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं। अगर आप पेडागोजी का पोर्शन देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। इसमें कह रहा कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हाथी के संदर्भ में देखें तो हाथियों के झुंड में क्या होता है, केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है। और होता क्या कि ये 14-15 साल बाद जो है झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ये भी इसका जो रीजन है वो भी आपका इसमें सही दिया गया है। इसके अलावा हाथियों के संबंध में आपको ध्यान देना कि अगर कोई बच्चा 3 महीने का हाथी का है, ठीक है, 3 माह का अगर आपका है तो उसका वजन आपका लगभग जो है 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है यहाँ पर आपका 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात यह कि एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में जो है लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है। कितनी खाता है? 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि एक दिन में एक वयस्क हाथी जो है 100 किलोग्राम जो है पत्तियां खा सकता है और दिन में 2-4 घंटे सोता है। ठीक है। और जो हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है वो सबसे जो उम्रदराज होता है मादा हाथी वो रहता है। ठीक है, ध्यान देंगे। और झुंड में केवल मादा हाथी और उसके जो है 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देने की बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्य हैं। तो दोनों आपका जो अभिकथन है और जो काल है वो भी आपका बिल्कुल सही है, मैंने बताया। ठीक है, 3 माह का जो बच्चा होता है हाथी का वो 200 किलोग्राम जो है यहाँ पर उसका भार होता है। और एक दिन में एक हाथी जो है यहाँ पर आपका 100 किलोग्राम जो है पत्तियां खा जाता है, 2-4 घंटे सोता है। और जो सबसे इसमें उम्रदराज जो यहाँ पर मादा हाथी होता है वो क्या होता है, झुंड का मुखिया होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो है दोनों अभिकथन था काल सही है तथा काल अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है यहाँ पर आपका एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 में इसमें दिया गया कि खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशलों को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हम कौन सा उद्देश्य इस पाठ के माध्यम से दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि खाएं आम 12 महीने, उसके बारे में यहाँ पर पूरे पाठ की चर्चा है। अब पहला इसमें किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की आवश्यकता है उसकी व्याख्या करना। यहाँ पर हमें श्रम की बात नहीं करनी है, श्रम की हम यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं। खासकर खाएं आम 12 महीने के जो पाठ आपका दिया गया है, आम पापड़ बनाने की कहानी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे पकाना है, संरक्षण, ये आपकी बात है, लेकिन यहाँ पर श्रम की यहाँ पर बात नहीं की गई है। प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से भिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करना, यहाँ पर भी आपका भिन्न वस्तुओं की यहाँ पर बात नहीं की गई है। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास, सही बात है। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने दिख नहीं रही हैं, तो अमूर्त के स्थान पर अपने जो अनुभव हैं और जो पहलुओं से जुड़े अवलोकन है, मतलब जो बच्चा कोई देख रहा है, ठीक है, समझ रहा है, जो उसके अनुभव हैं, उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। तो ये इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, सबसे संभावित आपका यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड है। आम पापड़ किस प्रकार बना सकते हैं इसकी समझ विकसित करना, ये भी यहाँ पर बात नहीं कही है। तो यहाँ पर अमूर्त के स्थान पर, मतलब हम पेडागोजी की बात करें तो यहाँ पर हम जो चीज़ें बच्चे ने अपने अनुभव के माध्यम से जो उसने अवलोकन किया है, उसने उदाहरण समझा है, उसकी हमें यहाँ पर समझ विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। ठीक है, वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें। मतलब जब उनके दादा दादी थे तो उस समय के पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो जब भी हम किसी ऐसे टॉपिक पर विचार विमर्श करते हैं या ऐसे पर चर्चा करना चाहते हैं जो आपका क्या बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, जैसे आपका जल की समस्या है, ठीक है, प्रदूषण की समस्या है, तो जब ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करवाते हैं, खासकर अपने माता पिता दादा दादी से, मतलब उनके टाइम की जो पानी की उपलब्धता थी और वर्तमान समय जो पानी की उपलब्धता है, तो हम कैसे इसके बारे में जो है एक बहुत अच्छी तरह से जो है तुलना हम कर सकते हैं। तो उसमें होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट बना करके, मतलब हम एक प्रोजेक्ट जो है डेवलप कर लें कि पुराने समय में क्या पानी की स्थिति की उनके माता पिता और दादा के कार्यकाल में और अभी क्या है। तो हम प्रोजेक्ट वर्ड मतलब ये हो कि हम परियोजना निर्माण करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके माध्यम से जो हम यहाँ पर रणनीति जो है अपनी हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इस जो है समस्या के समाधान में या उपलब्धता के बारे में। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अध्यापक जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर समूह निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो समूह निर्माण क्या होता है कि एक प्रकार से देखिए तो यहाँ पर आपका सकारात्मक कार्य होता है बच्चों के अधिगम को बढ़ाने के लिए।
तो ये ग्रुप बनाते हैं दो। और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, ठीक है, शिक्षिका है ये कह रहे हैं कि विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय विवाद पर वाद विवाद गतिविधि करानी, ठीक है, जो है वाद विवाद गतिविधि आपकी है सीखने सिखाने की। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका नहीं होने की बात कही गई है कि इसमें कौन सा कारण उपयुक्त नहीं है। तो पहला देखिए, इसमें वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही बात है कि सबको अवसर मिलता है सोचने समझने का। कक्षा में बच्चों को अपनी राय भी यहाँ बच्चे रखते हैं, ये भी संभव है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है, ये भी बहुत सही बात है। यहाँ पर बच्चों के जो अनुभव होते हैं वो जो है कक्षा में वो साझा करते हैं। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, ये भी सही बातें हैं। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन आपके जो है उपयुक्त हैं, इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला है जो उपयुक्त नहीं हो। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर था उसने सभी को मान लिया था यहाँ पर आपका आयोग ने, ठीक है। तो इसमें चारों के चारों आपके यहाँ पर दिख रहा है कि ये उपयुक्त है, तो इसमें कोई भी आपका ऐसा नहीं लग रहा है जो उपयुक्त ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपके सभी सही माने गए थे, ठीक है। तो इसमें कोई विशेष इसमें ऑप्शन आपका सही नहीं है, सारे ऑप्शन आपके सही हैं। आगे हम बढ़ते हैं। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है सीखने के सूचक हैं, सीखने के उद्देश्य हैं, दक्षता कथन है, सीखने के प्रतिफल हैं। देखिए, सीखने के प्रतिफल को हम इंग्लिश में बोलते क्या हैं, लर्निंग आउटकम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम कोई भी अध्यापन कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या होता है कि लर्निंग आउटकम होता है। तो सीखने के प्रतिफल क्या है ये दर्शाता है। जो कुशल कार्य जैसे खेती है, दैनिक जीवन की विरासत में वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है सीखने के प्रतिफल है कि बच्चे ने अधिगम के फलस्वरूप उसमें क्या उसने सीखा, क्या आउटकम आया, ठीक है। हमने जो इनपुट दिया अध्यापक ने दिया उसका आउटपुट क्या आया, तो ये लर्निंग आउटकम आपका सीखने का प्रतिफल आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि बंगाल की खाड़ी मतलब ये कि अगर हम ऐसे ये आपका मैप यहाँ पर देख लें जो है इस तरह से, तो यहाँ पर जो है हमें देखना है कि बंगाल की खाड़ी, तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल पड़ती है यहाँ पर, आपकी पूरब पड़ती है यहाँ पर आपका। तो कह रहा है कि तट पर कौन सा आपका स्थित है यहाँ पर आपका समुद्र तट पर। तो यहाँ पर देखिए तेलंगाना आपका यहाँ पर नहीं पड़ता है किनारे, और कर्नाटक भी आपका नहीं है, केरला आपका पड़ता है पूर्व साइड पे, और यहाँ पर बंगाल खाड़ी यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा जो आपका होता है ये आंध्र प्रदेश जो आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तट पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में पाठ 13 है गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन जो इसमें करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है। देखिए है क्या पर्यावरण, अगर आप देखें कक्षा, अगर हम देखें 3 के बाद देखें यहाँ पर आपका 3 से, तो वहाँ पर जो भी किताब चल रही है पर्यावरण की, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक थीम पर कई आपके पाठ होते हैं, मतलब प्रत्येक पाठ को जो है थीम से बांटा गया। किसमें बांटा गया है, थीम में। तो यहाँ पर देखिए थीम आपका जो वर्ड है ये आपका मेन वर्ड है, क्योंकि हर पाठ आपका थीम पर बेस्ड है। कुछ ऐसे पाठ है जो एक ही थीम पर आपके काम करें, कुछ 3-4 पाठ तो यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो कह रहा है कि कौन सा थीम का हिस्सा है, तो ये आपका आवास जो आपका पड़ता है ये आपकी थीम है, उसी का हिस्सा पड़ता है। कौन सा यहाँ पर पाठ है आपका, गौरव जानी, ठीक है। ये 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक है, गौरव जानी इसमें आपका पाठ है। तो ये आपका आवास थीम पर आपका आधारित है, ठीक है। मैंने कहा कि पूरी किताब क्या होती है कि कुछ यूनिट्स में बटी होती है, और एक यूनिट का उसमें जो आपका होता है वो थीम आपका होता है, और उसी थीम पर आपके कई पाठ होते हैं। तो ये आवास थीम पर आपका यहाँ पर आधारित, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा, देखिए किसकी बात करें यहाँ पर आपका, रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। नहीं की बात करें यहाँ पर आपका बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यही आपका ऑप्शन पहला है यहाँ पर आपका, जाने पहचाने सवालों को यहाँ पर अगर बच्चा हल कर रहा है तो हम उससे रचनावादी कक्षा कभी भी नहीं कहेंगे। तो जाने पहचाने सवालों को यहाँ पर हल करना जो यहाँ पर आपका नहीं होता है। बाकी यहाँ पर देखिए बच्चे अवधारणाओं के बीच नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग करें, ये भी हम करते हैं। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, ये भी हम करते हैं। इसमें जो है रचनावादी कक्षा में बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जाता है, ये भी आपका रचनावादी कक्षा का लक्षण है। लेकिन हम केवल जाने पहचाने प्रश्नों को हल नहीं करते हैं, ये जो है रचनावादी कक्षा की आपकी यहाँ पर जो है ये विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो फर्स्ट है ये आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है, वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है, ठीक है। कौन सा खेल खिलाती है, कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो है खेल खिलाना और उसके बाद उससे पहले क्या है कि नियम बताना, मतलब खेल से पहले खेल के नियम बताना। ऐसे प्रश्न आपसे आगे भी पूछ सकता है, वो वहाँ पर दूसरा खेल कर सकता है। तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
तो क्यों बताती है नियम, वो देखता है कि हमें यहाँ पर कैसा, यहाँ पर कौन सा कार्ड उपयुक्त है। वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह भी जीवन में भी नियम होते हैं। ठीक है, ये समझिएगा कि ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जाएं। हम सभी समाज में इसी प्रकार के नियमों से बंधे हैं, जिससे द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है ये आपका नहीं सटीक है। बाकी जो आपके यहाँ पर देखिए, जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है और यहाँ पर आपका तीसरा, यहाँ पर आपका ए, बी और सी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है यहाँ पर क्योंकि हम खेल के नियम बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो है जैसे खेल में नियम होते हैं वैसे आपके जीवन में नियम होते हैं। तो पहला वाला भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किया सकें। बिल्कुल सही बात है, जब हम पहले से नियम बता देते हैं तो सारे जो क्रियाकलाप होते हैं उनका जो है एक जो है नियमबद्ध व्यवस्था बन जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। हम सभी समाज में इस प्रकार नियमों से बने हैं जिसके द्वारा हम अपने आपस के जो मतभेद होते हैं वो सुलझाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये ए, बी, सी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है आपका, ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ये आपका सही है। और जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका, ये आपका जो है बिल्कुल आपका सटीक नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन ए, बी और सी आपके सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कथन और यहाँ पर आपका कार्ड वाला प्रश्न है, जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान समझना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपका जो जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ऊर्जा के परंपरागत, ठीक है, दो प्रकार के आपके स्रोत होते हैं। एक आपके होते हैं परंपरागत होते हैं, ठीक है, और दूसरे आपके होते हैं गैर परंपरागत। ठीक है, कौन से होते हैं यहाँ पर आपके गैर को हम बोलते हैं यहाँ पर आपका जो है बोलते हैं नवीकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय बोलते हैं। और जो यहाँ पर आपके होते हैं परंपरागत, इनको हम बोलते हैं अनवीकरणीय। क्या बोलते हैं? इनको हम अनवीकरणीय बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, अनवीकरणीय क्या होते हैं, मतलब ये कि जिनको हम दोबारा से जो है यहाँ पर, जैसे कोयला है, यहाँ पर आपका पेट्रोल है, एक बार आपका अगर दहन हो गया तो दोबारा उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय में क्या होता है, जैसे आपका सोलर ऊर्जा है, आपका पवन ऊर्जा है, तो ये हम जो है दोबारा भी जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे वायुमंडल विद्यमान रहते हैं, तो ये हुआ कि इनको हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय से आपका होता है पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। तो ये पहला तो कथन आपका सही है। पारंपरिक स्रोत वह है जिनका स्वभाव नवीकरण योग्य होता है। नहीं, गलत बात है यहाँ पर आपका। पारंपरिक वह होते हैं जिनका स्वभाव क्या होता है, नवीकरणीय नहीं होता है। तो कथन तो सही, लेकिन कार्ड आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ए सही, लेकिन आर का यहाँ पर आपका गलत है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, पहला वाला सही है आपका, यहाँ पर ऑप्शन ए सही, लेकिन आर के यहाँ पर आपका गलत है। पारंपरिक स्रोत वह होते हैं जो नवीकरणीय नहीं होते हैं, मतलब दोबारा उनको हम न बना सकें। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है, तो ध्यान देंगे आप। आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है पर नीचे दिए कथनों में ए और बी पर विचार कीजिए। कथन आपका दिया गया है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सही बात है। नासा ने जो अपोलो मिशन लॉन्च किया था उसमें 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा ऑप्शन, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। देखिए, ये कथन आपका गलत है। कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में आपके यहाँ पर 2 बार गई हैं। कितनी बार गई हैं? 2 बार गई हैं। और 2 बार में यहाँ पर एक आपका 1997 में गई थी और दूसरा आपका गई थी यहाँ पर 2003 में। ठीक है, लेकिन 2003 में जब दोबारा यहाँ पर गई थी तो हुआ क्या था कि अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण जो आपका यहाँ पर जो यान था वहाँ पर उसमें तकनीकी दिक्कत आ गई थी। इससे क्या होता कि कल्पना चावला समेत लगभग 7 लोग यहाँ पर जो है मारे गए थे। ठीक है, तो उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। तो ये कथन आपका गलत है। तो कथन ए आपका सही, लेकिन आर आपका यहाँ पर आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन ए सही, लेकिन आपका यहाँ पर बी के आपका यहाँ पर गलत है। ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दिया गया यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया यहाँ पर आपका जो है 72 नंबर। ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय, सीखने की प्रगति जब हम देखते हैं और अवलोकन करते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। मतलब ये होता है कि जब भी हम सीखने के प्रतिफल या सीखने की प्रगति का अवलोकन करते हैं तो हमारे व्यक्ति के अंदर जो है कोई ना कोई पूर्वाग्रह पहले से होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए। मतलब पूर्वाग्रह अगर आपके पास है लेकिन ऐसी एक सूचना है जो उसमें दर्ज नहीं होनी चाहिए, वो क्या होती है? पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। बिल्कुल सही बात है। मतलब बच्चे की प्रगति क्या है, पूरा जो है जो कहता चिट्ठा होता है पोर्टफोलियो, उसमें फिर यहाँ पर पूर्वाग्रह का असर नहीं होना चाहिए, उसमें दर्ज नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव पूर्वाग्रह हो सकता है। इसमें किसी एक विषय और किसी एक क्षेत्र की परीक्षा जुड़े पूर्व परिणाम भी जो है यहाँ पर पूर्वाग्रह के रूप में हम देख सकते कि पहले इसके अंक क्या थे, उसके पहले के अनुभव बच्चे के थे। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि भी हम यहाँ पर पूर्वाग्रह में ला सकते हैं कि बच्चे की ऐसी पृष्ठभूमि है तो हो सकता है इसमें अधिगम सुधार की आवश्यकता कम रहे या कम हुई हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपकी दिखी हैं 3 नीचे की, इनमें तो संभावना है कि ये पूर्वाग्रह में होने मतलब संभव हो सकती है, लेकिन हमें पोर्टफोलियो वाला जो टर्म है ये जो है पूर्वाग्रह से मुक्त रखना है। ठीक है, तो ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वह लगभग
5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। ये बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कि जो पश्मीना जो आपके यहाँ पर जो है शॉल बनती है, तो जो ये बकरियां होती हैं यहाँ पर आपके, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है, और इनके बाल जो है काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है वो जो है गर्म रहते हैं, और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के सिर पर गर्म बाल उगाते हैं। बिल्कुल सही बात, दोनों कथन आपके क्या हैं बिल्कुल सही हैं। देखिए पश्मीना जो आपके यहाँ पर जो शॉल होती है, जो बकरियाँ होती हैं, इनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको जो है थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे देना है, जिससे कि जो है ऐसे प्रश्न दोबारा रिपीट हो तो आपसे जो है छूटे ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका दोनों यहाँ पर कथन आपके सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और ये कार्ड भी आपका यहाँ पर स्पष्ट आपको दिया गया है, गर्म बाल उगाते हैं यहाँ पर आपका जो है पश्मीना शॉल के लिए, उसी से बनती है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका विज्ञान से क्वेश्चन आपका मान लीजिए है, एनीमिया के कारण कभी कभी आपको मिलेगा एनीमिया और कभी कभी आपको मिलेगा एनीमिया, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एनीमिया बच्चे ठीक से नहीं बढ़ पाते हैं और उनमें फुर्ती की भी जो है कमी आती है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एनीमिया जो आपका होता है ये आपका एक प्रकार से रोग है, और हमको ये ध्यान देना है कि एनीमिया जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर आपका, इसमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड में आरबीसी मतलब लाल कणिकाएं आपकी नहीं होती हैं, हीमोग्लोबिन आपका जो है वहाँ पर नहीं रहता है, तो ध्यान देना कि। और इस दूसरी बात यह है कि आयरन की कमी से आपका रोग होता है। कैसे होता है यहाँ पर आपका, आयरन की कमी से, ठीक है। जब आयरन आपके बॉडी में कम होगा तो आपका ये रोग हो जाता है। और आयरन हम कैसे पाएंगे, तो हम पालक और पत्ते या सब्जियां जब खाएंगे, हरी पत्तेदार, तो हमसे जो है हमारे अंदर आयरन कमी दूर होती है, तो एनीमिया हमें नहीं होगा। एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों यहाँ पर कथन जो आपका फर्स्ट और सेकंड है, दोनों आपके सही हैं, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों के आपके यहाँ पर सही है। ध्यान देंगे, बहुत ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए, ठीक है। तो सही मिलान में क्या है, लावड़ी आपका जो होता है ये आपका होता है महाराष्ट्र का होता है। कहाँ का होता है यहाँ पर आपका, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का आपका नहीं है। भारतनाट्यम आपका जो है ये आपका तमिलनाडु का पड़ता है, किसका आपका, तमिलनाडु का है, ठीक है, ये भी आपका मिला नहीं सही है। कथक जो आपका होता है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है कथक, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और असम का बिहू आपका ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका सही है। बिहू जो आपका लोक नृत्य है ये आपका असम का है, ठीक है। ध्यान से देंगे यहाँ पर आपका जो है जो भी क्वेश्चन पेपर होगा। आगे देखते हैं, गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो दांत आगे वाले छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि घास काटने में सहायता करते हैं, और पीछे के दांत जो होते हैं चपटे होते हैं वो क्या होते हैं, चबाने में काम आते हैं। तो छोटे दांत होते हैं वो क्या होते हैं, घास काटने में, कुतरने का कोई संदर्भ ही नहीं। देखिए पहला जो ऑप्शन है क्रमशः घास काटने और घास कुतरने, तो चपटे दांत जो है कुतरने के लिए कभी नहीं आएंगे। क्रमशः कुतरने और घास काटने, तो यहाँ पर कुतरना का काम नहीं होगा। क्रमशः घास काटने और घास को चबाने के लिए, ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, बिल्कुल आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया अगला यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। देखिए जितने भी आपके पर्यावरण अध्ययन के पाठ आपके दिए गए हैं, चाहे अगर देखें आप कक्षा 4-5 से देखें तब भी उसमें बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो कहानियाँ और जो किस्से और कहानियों को इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है, कौन सा इसमें कारण सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक, यहाँ पर शिक्षक की बात आ गई, शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर, तो यहाँ पर शिक्षक की बात नहीं, बच्चे के उनको ध्यान दें, तो यहाँ पर आपका शिक्षक के यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपका एप्लीकेबल नहीं, तो ऑप्शन आपका पहला कट जाएगा। बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया। बिल्कुल सही बात है कि मतलब बच्चे जो है सेंसिटिव रहे, मतलब जो भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं, चाहे वो जल संरक्षण का मुद्दा हो, ठीक है, चाहे आपका पर्यावरण का मुद्दा हो, प्रदूषण का मुद्दा हो, बच्चे क्या हो उससे थोड़ा सेंसिटिव रहें, संवेदनशील रहें, ठीक है। ये तो आपका सही रहेगा, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसीलिए इनको पाठ्यपुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो कहानी के पात्र होते हैं वो बच्चे अपने आप को जोड़ लेते हैं, ठीक है, आसानी से, और इसीलिए क्या है इनको जो है पाठ्यपुस्तकों में जो है इंपॉर्टेंस दिया गया, स्थान दिया गया है। तो सी वाला भी आपका सही है, किस्से और कहानियाँ समाज को पसंद है, इसलिए इनको पर्यावरण की पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमें यहाँ पर समाज की बात ही नहीं करनी है, हम यहाँ पर बच्चे की बात करें तो समाज की हमें यहाँ पर बात नहीं करनी है कि समाज को जो पसंद होगा हम वो चीज़ें जो है अपने पाठ्यक्रम में डालेंगे, ऐसा नहीं। हम बच्चों की रुचियों को, बच्चों की क्षमताओं को, बच्चों के संवेगात्मक विकास के मद्देनजर हम जो है जो भी बनाते हैं पाठ्यचर्या वो अपना रखते हैं, ठीक है, तो पाठ्यपुस्तक रखते हैं। तो ऑप्शन आपका जो बी और सी है वो आपका सही, तो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें आपका मिला बी और सी, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका देखिए गया इसमें अभिकथन दिया गया और कार्ड दिया गया, ठीक है, तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है। एनसीईआरटी यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आपका रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया, बिल्कुल सही बात है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हो सकें, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सकें, बिल्कुल सही बात है। मतलब यह कि जितने भी इसमें पाठ डाले गए होंगे आपके पर्यावरण की बुक्स जो आपके एनसीईआरटी की, उसमें क्या हुआ कि जो उनके अनुभव से जुड़ी है, मतलब जो आम जिंदगी में समस्याएं, रियल में समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती हैं, घटनाएं आती हैं, उनको उसमें रखा गया, और कुछ जो ज्वलंत समस्याएं आजकल चल रही हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये दोनों आपका जो अभिकथन और कार्ड जो है वो आपके बिल्कुल सही है। तो अभिकथन और कार्ड दोनों सही हैं, और कार्ड अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है 79 नंबर। देखिए, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? जब भी हम उबले हुए दूध की बात करते हैं तो वहाँ पर ये पचने में आपका 2 घंटे का समय लेता है। कितना लेता है यहाँ पर आपका? 2 घंटे का समय लेता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील। देखिए, हम जब बात करते हैं जैसे आपका जॉर्डन का आपका डेड सी है, ठीक है, मृत सागर है। कौन सा आपका? मृत सागर। और जो आपकी खारे पानी की जो आपकी झील होती है, ठीक है, खारी आपकी कोई आपकी झील है या कोई ऐसा खारा स्थान है, तो होता क्या है कि इसमें जो होता है घनत्व जो होता है वो ज़्यादा पाता है। किसका? आपका यहाँ पर देखिए, आपका जो नमक की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो घनत्व होता है अगर आपका ज़्यादा होगा तो अगर आप पानी में मान लीजिए अगर आप गिर भी गए तो आप डूबेंगे नहीं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा वीडियोस में कि कोई व्यक्ति जो है पानी में जो है मतलब जो खारा पानी होता है या डेड सी है, अगर उसमें आप यहाँ पर जो है तैरने का प्रयास करें तो आप कभी भी डूबेंगे नहीं, आप ऊपर ही रहेंगे। क्योंकि वो क्या होता है कि पानी का जो घनत्व होता है, घनत्व का मतलब ये हो कि उसमें नमक की मात्रा क्या है? बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब घनत्व ज़्यादा होता है तो फिर ऊपर की ओर जो है फ्लो आपको रहता है, ठीक है, मतलब आप डूबेंगे नहीं। तो उच्च जो है घनत्व आपका होता है समुद्र के पानी का, उच्च घनत्व। बहुत ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है। हाई डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है कि जो है व्यक्ति को डूबने नहीं देती, व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो। तो जैसे आपका अमृत सागर है यहाँ पर आपका जो है जॉर्डन का, तो इसमें क्या है कि इसमें जो लवणता है इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये आपका रीजन होता है अधिक लवणता। आगे हम देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है। देखिए, बहुत ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका मिश्र धातु पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो मिश्र धातु में क्या होता है कि कोई एक धातु किसी अन्य धातु से या कई अन्य प्रकार की धातु मिलती है, उसे हम बोलते क्या है? मिश्र धातु बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि केवल तत्वों से बना हो, मतलब उसमें मिश्र धातु उसमें ना मिली हो। जैसे आपका स्टील है, आयरन है और जिंक है, तो आयरन तो आपका तत्व है, जिंक भी आपका, तो देखिए स्टील यहाँ पे क्या आपका यहाँ पर आपका मिश्र धातु हो गई, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं टिन आपका हो गया, ये तत्व आपका लिथियम भी आपका तत्व है, सोडियम। तो टिन आपका एसएन होता है, लिथियम आपका एलआई होता है, सोडियम आपका एनए होता है। तो ये सब क्या आपके तत्व ही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या है? बिल्कुल आपका सही है। तीसरा देखते हैं आपका ब्रॉन्ज आपका यहाँ पर तत्व नहीं है, आपका ये मिश्र धातु है, यहाँ भी आपका ब्रॉन्ज है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है। मतलब यह कि एक अध्यापक है और कुछ गतिविधि करवा रहे हैं, उसके दौरान कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनका अवलोकन करते हैं और उनका एक वर्णनात्मक टिप्पणी जो है मतलब राइट डाउन करते रहते, लिखते रहते हैं। मतलब कोई एक्टिविटी करा रहे हैं और जो अवलोकन के माध्यम से वो देखते हैं तो उसको जो है वो लिखते रहते हैं, वो टिप्पणियां देते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयोग हो सकता है? तो देखिए, जब भी हम ऐसा करते हैं कि किसी एक्टिविटी के दौरान हम कुछ अवलोकन करें और उसको हम टिप्पणी में लिखते रहें, उसे हम बोलते हैं उपाख्यानात्मक अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम उपाख्यानात्मक अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। ये किसी एक्टिविटी के दौरान होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? वो बच्चे की समग्र इन्फॉर्मेशन होती है जो उसने मतलब अधिगम के दौरान जो भी उसने एक्टिविटीज़ की हैं, जो उसने अचीव किया है, वो चाहे जो पद छाप कर रहे हो, वो आपका पोर्टफोलियो होता है, समझ जानकारी होती है। लेकिन जो आपका उपाख्यानात्मक अभिलेख होता है, ये क्या होता है कि किसी स्पेशल आपकी एक्टिविटी पे जो घटनाएं होती हैं उनका अवलोकन और डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये आपका शक्कर खोरा होता है और आपका यहाँ पर जो है दर्जन चिड़िया, ठीक है। ये 2 जो आपके होते हैं यहाँ पर आपके, ये आपके जो है यहाँ पर लटकता घोंसला बनाते हैं। शक्कर खोरा जो होता है ये आपका फूल चूसने वाला आपका पक्षी होता है और दर्जन चिड़िया आप जानते हैं इसको जो है दर्जी, मतलब ये कि जो है यहाँ पर टेलर वाला काम जो है, टेलर बर्ड बोलते हैं इसको जो है। तो ये आपका जो है ये उल्टा जो है आपका लटकता घोंसला बनाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए डाली से लटकता घोंसला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लटकता घोंसला, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया, ठीक है, लटकता हुआ घोंसला। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया गया है आपको अभी कथन 2 दिए गए यहाँ पर आपके। कथन ए, कथन बी, ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही बात भी है। देखिए आप जो ठंडक में होता है क्या छिपकलियाँ आपको नहीं दिखेंगी और जैसे मेढक होते हैं आपको नहीं दिखते हैं, ठीक है, चमगादड़ आपको नहीं दिखते हैं। तो ये होता क्या है कि ये गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ जानवर जैसे ने बताया कि छिपकली हो गया, आपका मेढक हो गया, आपका चमगादड़ हो गया। तो ये क्या होता है कि सीजनल ठंडक की ऋतु में क्या होते हैं कि ये आपके जो है लंबी निद्रा में यानी कि गहरी निद्रा में चले जाते हैं। इसे हम बोलते क्या है? शीत निद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत निद्रा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम शीत निद्रा बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये दोनों कथन आपके सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और बी एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनमें से कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है, ठीक है। उसके बाद वो बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। मतलब यह कि बच्चों को पहले बांटते हैं समूह में, उनसे फिर वस्तु इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों के साथ बैठ करके वस्तुओं के विभिन्न समूह बनाते हैं। बच्चे वस्तुओं को उनको गुणों के आधार पर विभिन्न समूह बांटते हैं। मतलब यह कि एक प्रकार से जो है ग्रुप वर्क हो गया, अलग अलग ग्रुप बनाए हमने और जो वस्तुएं थी उनको इकट्ठा किया। फिर हमने कहा कि वस्तुओं को आप अलग अलग जो है क्लासीफाई कीजिए, उनको वर्गीकरण करिए, बांटिए। शिक्षक द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? देखिए इसमें दिया गया है गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफी हद तक मजबूत करती है। तो यहाँ पर हमें सभी पक्षों को देखना है, यहाँ पर हमें तुलना नहीं करनी है, ठीक है। संज्ञानात्मक पक्ष की गतिविधि बच्चों की सभी अवधारणाओं को समझ विकसित करती है। यहाँ पर सभी अवधारणाओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
इस एक्टिविटी की बात की गई यहाँ पर आपका, तो सभी अवधारणाएं इससे समझ डेवलप नहीं होगी। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कि जब वो एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो बच्चे जो है आसानी से चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका जो आउटकम होता है भी अच्छा आता है। ठीक है, तो अच्छे से वो सीख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर आपका, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है, ठीक है, जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। ठीक है, गतिविधि यहाँ पर है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों? निम्न परिस्थितियों में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? मतलब आप क्या करेंगे वहाँ पर शिक्षक हैं तो? शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। नहीं, हम केवल जो है सैद्धांतिक नहीं करवा सकते हैं। अगर हम एक्टिविटी बेस करवाएं तो हम एक्टिविटी करके ही दिखाएं, हम केवल सैद्धांतिक ना बताएं कि नहीं घनत्व के कारण आपका ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आदत दें। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हमें ये काम करना है। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षा करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर दे। बिल्कुल सही बात है। तो ये हम दो काम करेंगे। बच्चे निरीक्षण करेंगे, अपनी टिप्पणियां दर्ज करेंगे, उनके बारे में जो भी उनके दिमाग में आ रहा है, अनुमान लगा रहे हैं, उन टिप्पणियों का अर्थ बताएंगे और उनको हम जो है फ्रीडम देंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देंगे उनको जो है। और परिकल्पना करने और परीक्षा करने, ये हम सब काम करेंगे। दिवा देते हैं शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। नहीं, हमें बड़ी कक्षाओं में नहीं, अगर हम एक्टिविटी करवा रहे हैं तो हम बच्चों की जिज्ञासाओं का शांत करने का प्रयास करेंगे। बच्चे जिज्ञासा उनकी जो भी होगी, जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, हम उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि आप जो कक्षा 6 में उसको आप 7 में पढ़ोगे, आप 8 में हो तो 9 में पढ़ोगे, आप 8 9 में हो तो आप 12 में पढ़ोगे, ये हम उनको नहीं बताएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी और सी जो है ये आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, आज अब भारत में यहाँ पर समय जो है यहाँ पर आपका दिया गया है 10 AM है, मतलब सुबह के। तो आज ही आपको बताना कि यहाँ पर लगभग मध्याह्न। अब देखिए मध्याह्न का मतलब यह कि यहाँ पर आपका 12 से हम यहाँ पर एक मतलब 12 या 12 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मध्याह्न मतलब 12 से 1 कर सकते हैं इसको। आप कह रहा कि किस में जो है मध्याह्न होगा यहाँ पर आपका, किस देश में? जापान में, सिंगापुर में, लंदन में, कराची में। तो देखिए होता क्या है, जो पृथ्वी का जो आपका यहाँ पर रोटेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, कैसे होता है आपका, पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, मतलब ये कि ये आपका अगर पश्चिम है तो ये आपका यहाँ पर आपका पूर्व है। ठीक है, ये आपका रोटेशन होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर पश्चिम से रोटेशन आपका पूर्व की ओर होता है तो यहाँ पर अगर हम सूरज उगने की बात करें यहाँ पर आपका, तो ये पूरब है। तो होता क्या कि जो आपके देश आपके पड़ते हैं पूरब साइड में, तो वहाँ पर क्या होता है कि सूरज आपका पहले उगाता है, तो वहाँ पर समय हमेशा चलता क्या है, आगे चलता है भारत से। मतलब यह कि जो देश आपका क्या यहाँ पर आपके पूर्व दिशा में है भारत से, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो उनका बजने का समय है, जो समय है वो क्या होता है आपका प्लस रहता है, आगे रहता है। लेकिन जब हम जो देश आपके पश्चिम पड़ते हैं उनमें क्या होता है आपका वो पीछे रहता है। तो वही लैग वाला है आपका, फॉरवर्ड और लैग वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो जापान आपका है ये आपका कहाँ पड़ता है आपका यहाँ पर पूर्व में। लेकिन जो जापान में आपका अगर देखें तो इंडिया से आपका जो टाइम होता है वो आपका होता है कितना, 3 घंटे 30 मिनट आगे होता है। कितना, 3 घंटे 30 मिनट। और अगर हम यहाँ पर 3 घंटे 30 मिनट जोड़ेंगे यहाँ पर आपका 10 में, तो 10 और 3 यहाँ पर कितना जाएगा, 3 घंटे 30 यहाँ पर आपका, तो 10 बजे 11 12 1 आपका 1:30 हो गया। तो फिर आपका ये मध्याह्न नहीं रहा 1:30। ठीक है, तो जापान आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं सिंगापुर। तो सिंगापुर का होता है 2 घंटे 30 मिनट। तो जब आप जोड़ेंगे 10 में यहाँ पर आपका 2 घंटे 30 मिनट, तो आपका बनेगा कितना यहाँ पर 12:30। तो ये आपका जो है मध्याह्न बैठ रहा है, तो सिंगापुर ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें लंदन, तो लंदन आपका जो है यहाँ पर आपका होता है 5 घंटे 30 मिनट आपका चलता है, पीछे चलता है। ठीक है, पीछे, क्योंकि आपका ये जो है कहाँ पड़ता है, पश्चिम पड़ता है आपका भारत की तुलना में। तो ये भी आपका नहीं बनेगा जब पीछे, तो यहाँ पर घट जाएगा। मतलब ये कि आपका घटाएंगे 5 घंटे 30 मिनट 10 में से, तो आपका 4:30 बजेगा। कराची जो होता है ये आपका आधा घंटा आपका रहता है, पीछे रहता है। ठीक है, -30 मिनट, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो जो मध्याह्न की स्थिति में कहाँ बने आपके, सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि पर्यावरण की एक कक्षा है, कैसी कक्षा है वो आपकी, बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा काम सबसे कम होता दिखाई देगा। ठीक है, दिया गया कि बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए दिखाई देंगे। ये तो आपका बिल्कुल सही बात होगा। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए, यही जो आपका है कि ये आपका जो है वहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अगर वो कैसी कक्षा है, वो बाल केंद्रित है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में हम बच्चे को महत्व देते हैं। वहाँ पर शिक्षक को अगर बच्चा नहीं भी सुनना है तभी कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बस ये हुआ कि अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी लर्निंग प्रोसेस में वो जुड़ा हुआ हो। तो यही काम आपको सबसे कम देखने को मिला कि बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई दें। अगर वो कक्षा चाइल्ड सेंटर्ड है, अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और सारा का सारा ध्यान बच्चों का ब्लैक बोर्ड की तरफ या अध्यापक की तरफ भी कई मतलब कुछ एक अधिक समय तक, तो हम कहते हैं कि वो क्या कक्षा आपकी बाल केंद्रित नहीं है। वहाँ बच्चों की रुचियों को बच्चों को भी जोड़ा जाए। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, फिर वो कक्षा आपकी जो है चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगी। तो जो सेकंड ऑप्शन यही आपका जो होता है वो दिखाई नहीं देगा। बच्चे तरह तरह गतिविधियों में क्रियाशील तो होंगे ही, और गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था परिवर्तन होता दिखाई देगा। ये आपका तो तीनों होंगे, लेकिन आपका यही जो आपका है ये आपका होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ठीक है, और ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पर चली
मतलब 17 मतलब ये हुआ कि कितने बजे चलिए यहाँ पर आपका जो है 17 बजे, क्योंकि इनका जो टाइम होता है 24 घंटे का होता है। तो 17 बजे चलिए यहाँ पर आपका जो है और 17 घंटे पर 31 मतलब 30 को चलिए 17 पे, तो इसमें अगर आप देखिए 24 में तो आपका बचा कितना 7 घंटे ये इधर हो गया, ठीक है, और 17 घंटे इधर फिर हो गया। तो 17 और प्लस 7 कितना हो गया 17 7 मतलब कुल आपका हो गया 24 घंटे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप 30 तारीख को चलेंगे यहाँ पर तो 17 बजे आप चले यहाँ पर और 24 बजे आपका पूरा बजेगा यहाँ पर आपका रात का, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका 7 घंटे इधर हो गए और फिर पूरा आपका यहाँ पर आपका बजा यहाँ पर 17, तो 17 वो घंटे और 7 वो घंटे, 17 7 24 घंटे हो गए। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच दूरी आपके यहाँ पर 1776 आपका यहाँ पर दिया गया किलोमीटर दिया गया है। और तो कह रहा कि औसत गति, तो गति क्या होता है, मतलब अगर हम सूत्र लगाएं गति क्या होता है 4 और दूरी बट्टे क्या होता है यहाँ पर आपका समय, दूरी बट्टे क्या होता है यहाँ पर समय, दूरी आपकी 1776 है और बट्टे समय आपका लगा है 24, आप इसको भाग कर देंगे तो आपको यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप 24 से भाग कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और काल को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला अभिकथन दिया गया कि पर्यावरण अध्ययन का पाठचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। मैंने पहले बताया कि जो पर्यावरण अध्ययन आपका चाहे आप एनसीईआरटी का किसी भी क्लास का ले लें तो उसमें क्या है कि वो थीम पर आधारित आपके पाठ हैं, जितने भी आपके पाठ हैं वो थीम पर आधारित हैं और पूरे जो है किताब को कई इकाइयों में बांट दिया जाता है और उस इकाई के सारे पाठ उसी थीम पर आपके काम करते हैं। जैसे आपका मित्रता थीम हो गया, ठीक है, परिवार थीम हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आपको एक बेस थीम पर आपको मिलते हैं। आवास आपका थीम हो गया, ठीक है, खाद्य सामग्री आपका खान पान आपका थीम हो गया। तो थीम और प्रत्येक थीम के आपके आपस में क्या अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, आपस में कनेक्टेड है। दूसरा इसमें कथन का धरा है पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या को थीम अध्ययन रखने का सबसे मुख्य कार्य है कि इसमें हर थीम की गहरी समझ बनती है। बिल्कुल सही बात है। जो भी हम थीम लेंगे, जैसे हम आवास की थीम ले रहे हैं तो आवास की थीम में जितने प्रकार के आवास होते हैं उसको हम यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे जो है आवास थीम को अच्छे से गहराई से समझ लें। अगर हम खान पान की थीम की बात करते हैं तो हम खान पान जितना भी आपका रहता है, खान पान से जो सामान्य जानकारी होती है बच्चे को हम देने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब जो भी हम थीम लें उससे हम सभी चीज़ों को क्लियर करते रहें। अगर हम पास पड़ोस ले रहे हैं, पक्षी ले रहे हैं, प्राणी ले रहे हैं तो हम एक थीम पर ही बात करेंगे। तो दोनों कथन आपके यहाँ पर मतलब पहला कथन आपका, दूसरा आपका कार्ड, दोनों का सही है यहाँ पर आपका और सही व्याख्या भी आपको यहाँ पर जो है दी गई है। तो ये आपके जो है महत्वपूर्ण आपके 30 प्रश्न हो गए हैं और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पेपर आपका डिफर ही आएगा इससे, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जब आप प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं, पेडागोजी आप करते रहेंगे तो पेडागोजी के जो टर्म्स होते हैं, जो पेडागोजी के आपके जो स्पेशल जो आपके टैग वर्ड्स होते हैं वो आपके बदलते नहीं हैं, बस वो घूम फिर के आते रहते हैं आपको परेशान करने के लिए। तो अगर हम प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से कर लेते हैं तो हम पेपर में अच्छा स्कोर कर लेंगे।